हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शेल्टर। चलिए देखते हैं 20 जनवरी के कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स। ये सारे करंट क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे तथा किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न है, निम्न में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने जागरूक वोटर कैंपेन की शुरुआत की? ऑप्शन है फेसबुक, कू, ट्विटर या इंस्टाग्राम। तो इसका सही आंसर है ट्विटर। ट्विटर ने जो है हाल ही में जागरूक वोटर अभियान की शुरुआत की है और यह अभियान जो है 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए किया गया है, जो पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, गोवा और मणिपुर में होने वाले हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर जो है वो अपने मतदान का प्रयोग कर सकें। देखते हैं अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 19 जनवरी, 17 जनवरी, 23 फरवरी या 28 जुलाई। तो इसका सही आंसर होगा 19 जनवरी। 19 जनवरी को जो है एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है और इसकी जो स्थापना है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत किया गया था और स्थापना जो हुआ था वो 2006 में हुआ था। एक्ट का नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, लेकिन स्थापना जो हुआ वो 2006 में हुआ। इसका जो टैग लाइन है वो है आपदा सेवा सदैव, जो कि अक्सर हम लोग देखते भी है। किसी भी आपदा के समय में जो है एनडीआरएफ की टीम वो जल्द से जल्द उस जगह पे पहुंच जाती है और इसीलिए जो है हाल में गवर्नमेंट ने एक नए अवार्ड की शुरुआत की है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, जो कि इन क्षेत्रों से जुड़े व्यक्ति और संस्थान को दिया जाएगा उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए। और ये कब दिया जाएगा? तो ये 23 जनवरी को जो है वो सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर दिया जाएगा। अगर बात करें एनडीआरएफ की, तो इसका जो मुख्यालय है वो है न्यू दिल्ली में और वर्तमान में जो इसके डायरेक्टर हैं वो हैं अतुल करवाल। और इस वर्ष जो है वो एनडीआरएफ का 17वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कितने साल तक के लिए बढ़ा दी है? ऑप्शन है 3 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल। तो इसका सही आंसर होगा 3 वर्ष के लिए। देखिए, जो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी है, सबसे पहले ये आता किस मंत्रालय के अंतर्गत है ये जानना होगा। तो ये जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है। उसके बाद देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की जो स्थापना है वो 1993 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम के द्वारा किया गया था और वो 3 वर्ष के लिए ही किया गया था। लेकिन समय समय पे इसके जो कार्यकाल है उसको बढ़ाते चला गया है और अभी क्या था कि 31 मार्च को इसका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, लेकिन इसमें 3 साल की वृद्धि कर दी गई है। तो अब ये 2025 तक इसका कार्यकाल रहेगा। वहीं अगर बात करें कि ये कार्य क्या करता है, तो राष्ट्रीय कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी जो है वो सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए जितने भी कार्यक्रम हैं उनसे संबंधित सिफारिश जो है वो गवर्नमेंट को करती है। साथ ही सफाई कर्मचारियों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका भी वो अध्ययन और मूल्यांकन करती है। साथ ही साथ वो इससे संबंधित जो शिकायतें हैं उन सभी शिकायतों की भी जांच करती है। आप देख सकते हैं जो हमारे सफाई कर्मचारी है वो किस दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं। भारत आज जो है वो 21वीं शताब्दी में है और वो विश्व गुरु बनना चाहता है, लेकिन आज भी 31/12/2021 का ये रिपोर्ट है, मैनुअल स्कर्वेज अधिनियम सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर बोला जा रहा है कि 58,000 जो है मजदूर अभी भी इस तरीके के कार्य करते हैं। वो या तो गंदे नाले में उतर रहे हैं बिना किसी सेफ्टी के, साथ ही वो मल को जो है अपने हाथों से भी साफ कर रहे हैं। ऐसा रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही दयनीय स्थिति है और खासकर इस नए भारत के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम चांद या आर्टिफिशियल मून बनाया है? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, जर्मनी या चीन। तो देखिए,
इसकी शुरुआत जो है वो चीन ने की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरीके का कुछ दिखाई देगा चीन का मून। वो जो है एक अंतरिक्ष कार्यक्रम है चीन का, उसी उद्देश्य के तहत जो है चीन ने ये आर्टिफिशियल मून की मून बनाया है। कुछ दिन पहले ही जो है उसने आर्टिफिशियल सन बनाया था और अब उसने आर्टिफिशियल मून बनाया है। ऐसा उसने क्यों किया है? तो वो इसका जो स्पेस प्रोग्राम है उसके अंतर्गत किया है। ये जो आर्टिफिशियल मून बनाया गया है उसका जो डायमीटर बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 2 फीट। 2 फीट इसका डायमीटर है और इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जो एक्चुअल मून है वहाँ का जो चट्टान का कंस्ट्रक्शन है, वहाँ जो धूल है या फिर वहाँ का जो ग्रेविटी है उसके अकॉर्डिंग ये हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चीन है वो चाह रहा है कि 2030 तक जो है चांद पर अपना एस्ट्रोनॉट भेजे, साथ ही वहाँ पे जो है वो रूस के साथ मिलकर एक बस्ती बनाने का भी उसका प्रोग्राम है। ठीक है, तो इन्हीं सब उद्देश्यों के लिए वो यहाँ पे चाहता है एक्सपेरिमेंट करना, और उस एक्सपेरिमेंट के लिए वो जो है ऐसा कार्य कर रहा है ताकि वो यहाँ पे रोवर या फिर जो भी टेक्नोलॉजी उन सभी का वो परीक्षण कर सके, साथ ही वो ऐसा इन्वायरमेंट बना सके जो चांद पे है और उसके अकॉर्डिंग वो जो है नए नए उपकरणों का टेस्ट कर सके। इसलिए जो है उसने आर्टिफिशियल मून की शुरुआत की है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो चीन के किस शहर में किया गया है तो वो सुझोउ जो शहर है ग्यांगसू प्रांत में, वहाँ पे इसने जो है ये आर्टिफिशियल मून की स्थापना की है। और इसका जो वजन है वो भी चांद के वजन के अकॉर्डिंग ही रखा गया है। तो ये था आर्टिफिशियल मून। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है अमिताभ कांत, चंद्रचूड़ घोष, अरुंधति राय या मालती सिन्हा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रचूड़ घोष। चंद्रचूड़ घोष ने जो है इस पुस्तक की रचना की है और इस पुस्तक में बताया क्या गया है, तो इसमें जो सुभाष चंद्र बोस है उनके विभिन्न विचारों को बताया गया है कि स्वतंत्र भारत के डेवलपमेंट के लिए उनका क्या विचार था, वो सांप्रदायिकता के बारे में क्या सोचते थे, साथ ही उनका राजनीतिक विचारधारा और भू राजनीति के बारे में उनकी क्या सोच थी। इन सभी को जो है इस बुक में जो है समाहित किया गया है। ठीक है, देखते अगले प्रश्न को। प्रश्न है हाल ही में नेपाल ने अपने प्रांत 2 का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ऑप्शन है दक्षिण प्रदेश, कर्नाली प्रदेश, सीमांत प्रदेश या मध्य प्रदेश। यहाँ देख सकते हैं कि नेपाल में जो है टोटल 7 प्रांत हैं। उसमें जो है जो प्रांत 2 था उसका नाम जो है नेपाल ने चेंज किया, उसका नाम चेंज करके जो है उसने मध्य प्रदेश कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है वो मधेसी लोगों का है। मधेसी का तात्पर्य जो है वो मैदानी से होता है। हम लोग जानते हैं कि ये नेपाल जो है वो एक पहाड़ी एरिया है, लेकिन ये जो एरिया है वो इन सभी की तुलना में एक मैदानी क्षेत्र है, तो मैदानी को ही ये लोग जो है मधेसी बोलते हैं और इसलिए ये प्रांत का नाम भी मधेसी हो गया। दूसरी बात कि ये जो प्रांत है वो भारतीय लोगों का बहुल प्रांत है, मतलब यहाँ पे जो है अधिकांश भारतीय लोग निवास करते हैं। दूसरी बात कि ये जो है दक्षिण बिहार से लगा हुआ राज्य है और यहाँ की जो बोली है, जो लैंग्वेज है वो मैथिली है। यहाँ का जो लैंग्वेज है वो मैथिली है और यहाँ का जो राजधानी बनाया गया वो जनकपुर को बनाया गया। तो हमारे लिए इस इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बिहार से वो सटा हुआ है और यहाँ पे ये प्रांत मान के चलिए है, तो इस प्रांत को जो है उसने मध्य प्रांत का दर्जा दिया है। ठीक है, तो ये था इससे संबंधित फैक्ट। देखते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा किस संस्थान को वर्ष 2020-21 के लिए उत्कृष्ट पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है राजगीर पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, थाने पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, मेरठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान या लखनऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजगीर। बिहार के राजगीर स्थित पुलिस प्रशिक्षण संस्थान को जो है वो होम मिनिस्ट्री के द्वारा सर्वश्रेष्ठ
ट्रेनिंग एकेडमी का पुरस्कार दिया गया है। और ऐसा वो जो है वो पूर्वी जोन के लिए दिया गया है। ये जो पूर्वी जोन का सबसे अच्छा पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है। और यहाँ पे जो है वो सब इंस्पेक्टर के लिए जो है ये प्राइज़ दिया गया है उसके ट्रेनिंग के लिए। देखते हैं अगले प्रश्न को। किसने निवेशक शिक्षा अर्थात इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए सारथी, या आप इसको साथी भी पढ़ सकते हैं, साथी मोबाइल ऐप की शुरुआत की है? ऑप्शन है आरबीआई, सेबी, फाइनेंस मिनिस्टर या फिर एसबीआई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेबी। सेबी के द्वारा जो है वो इन्वेस्टर एजुकेशन की शुरुआत की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इन्वेस्टर है वो जागरूक हो सके कि उन्हें जो है किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, साथ ही वो धोखाधड़ी से जो है किस प्रकार बच सकते हैं। अगर सेबी का बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना जो है वो 12 अप्रैल 1992 को हुई थी, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो हैं अजय त्यागी। अगर इस ऐप की बात करें तो इसमें बताया गया है कि इन्वेस्टर के द्वारा जो है वो शेयर मार्केट में किस प्रकार इन्वेस्टमेंट करना है उसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उससे जागरूक करवाया जाएगा। साथ ही सिक्योरिटी मार्केट का जो बारीकियां हैं उसकी भी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें केवाईसी प्रक्रिया या फिर कैसे उन्हें बिजनेस करना है, कैसे म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, या उन्हें अपने जो भी शिकायत है उसका निपटारा करना है, इन सभी की जानकारी इस ऐप के द्वारा उन्हें मिल जाएगी। और यह जो ऐप है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में चर्चा में रहा इन्फिनिटी ब्रिज का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है ब्रिटेन, कनाडा, सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका संबंध जो है वो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर से है। दुबई में इस ब्रिज की स्थापना की गई है, और इसका खासियत ये है कि इसका जो आकार है वो इन्फिनिटी के आकार का है, और इसकी शुरुआत जो है वो 16 जनवरी को की गई है। इन्फिनिटी के आकार का है जो गणितीय चिन्ह है, और यह जो है 3 मीटर का ट्रैक, एक साइकिल ट्रैक भी इस पे बनाया गया। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये 300 मीटर का है, और ये कहाँ बनाया गया है तो दुबई में। अगर बात करें दुबई की तो इसकी राजधानी जो है वो अबू धाबी है, और इसका जो करेंसी है वो दिरहम है। साथ ही जो यूएई के राष्ट्रपति है वो हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। देखिए इस तरीके का जो प्रश्न पूछा जाता है कि हाँ यूएई के राष्ट्रपति कौन है या फिर यूएई का मुद्रा क्या है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एएफसी महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का मेज़बानी कौन करेगा? एएफसी का मतलब हो गया एशियन फेडरेशन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। तो महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन जो है कौन करेगा? तो ऑप्शन है चीन, भारत, थाईलैंड या वियतनाम। तो इसका आयोजन जो है वो भारत में किया जा रहा है। भारत के मुंबई शहर में इसका आयोजन हो रहा है। मुंबई में, नवी मुंबई में और पुणे में इसका आयोजन किया जा रहा है। 20 जनवरी 2022 से ही किया जाएगा। और इसमें जो है जो भी टीमें विजेता होगी या शीर्ष 5 में रहेगी उन्हें जो है 2023 में होने वाले फीफा महिला विश्व कप के लिए क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो ओलंपिक या फिर जो वर्ल्ड कप है उसके लिए क्वालिफाई करती है टीमें। पहले उन्हें एशिया लेवल पे या फिर अपने कॉन्टिनेंट लेवल पे मैच को जीतना होता है, तब जाके वो जो है वर्ल्ड कप या फिर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करती है। वहीं अगर बात करें तो हम लोगों ने कल देखा था कि महिला हॉकी विश्व कप का जो आयोजन है वो स्पेन और नीदरलैंड में किया जा रहा है 2022 का। वहीं 2023 का जो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप है वो ओडिशा भारत में होगा। और जो भी वुमेन हॉकी एशिया कप चल रहा है वो ओमान मस्कट में होगा। ये सारी जानकारी कल हम लोगों ने देखी थी, तो आप जो पीछे वाले का भी रिवीजन करते रहें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।